हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक परकिया वेलकमिंग ऑल ऑफ यू ऑन एजुकृति। हमने लास्ट वाले वीडियो में सारे एमपी के पठार के बारे में डिस्कस किया था और एमपी के पठार हमने सारे कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा है वो आज एमपी की ट्राइब्स पढ़ना है, मध्य प्रदेश जनजातियाँ, जो कि मतलब प्रीलिम्स और मेंस एमपीपीएससी दोनों में सिलेबस में डिफाइन किया गया है कि मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित प्रश्न होंगे। तो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ मैंने पीछे बोर्ड पे सारी मेंशन एक चार्ट बनाया है, उस पर सारी मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर रखा है। तो इसके बारे में अपन आज समझेंगे सारी जनजातियों को वन बाय वन। तो थोड़ा सा मैं साइड में हो जाता हूँ, इतनी देर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये चार्ट अपने नोट्स में भी बना लीजिए ताकि पढ़ने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू। तो अपन स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। तो थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ तो आपको जनजातियों के बारे में, उसके बाद वन बाय वन सारी जनजातियाँ अपन डिस्कस करेंगे। तो मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं, हमारा जो भारत देश है उसमें मध्य प्रदेश जनजातियों के मामले में प्रथम स्थान पर है। अनुसूचित जनजातियों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और उसके अलावा अपन अगर बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 366(25) में डिफाइन किया गया है कि मध्य की अनुसूचित जनजातियां कौन सी होगी। तो इसके लिए आर्टिकल 342 मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 में बताया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के बारे में वर्णन किया गया है, मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के बारे में आर्टिकल 342 में वर्णन किया गया है। तो अपन को डिस्कस करना है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, पूरी जनजातियों की उनकी विवाह पद्धति क्या है, कैसे रहते हैं, उनके क्षेत्र कौन से है, वो कृषि कौन सी करते हैं, उनके सारे जो पर्व त्योहार है वो सारे कृषि किस प्रकार से करते हैं, उनके नृत्य कौन से हैं, सारे डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि सबसे अधिक मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो जनजातियों में अगर बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से भील, गौंड, सहरिया, भारिया, कोरकू, कोल, कुल मिला के 46 टाइप्स मतलब 46 प्रकार की जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है। ये अपन को याद रखना है कि 46 प्रकार की जनजातियाँ जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। टोटल 46 अपन को यहाँ पे नहीं पढ़ना है, अपन को प्रमुख रूप से जो जनजातियाँ हैं जिनका विस्तार अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है उसको अपन उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील जनजाति है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। भील जनजाति सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। और दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति है गौंड जनजाति। और ये जो भील जनजाति है, थोड़ा सा मैप मैंने बना नहीं रखा है लेकिन थोड़ा सा आपको मेंशन कर देता हूँ मैं, आप मैप बना के। ये जो बेल्ट है अपना, इसमें भील जनजाति पाई जाती है। ये यहाँ पे सहरिया जनजाति पाई जाती है, यहाँ पे कोरकू पाई जाती है, यहाँ गोंड पाई जाती है। इस प्रकार से अपन देखेंगे तो ये सारी जनजातियाँ जो है, अधिकतर जनजातियाँ है इस बेल्ट में पाई जाती है, मतलब सतपुड़ा। और इधर देखा जाए तो पूर्वी पठार, बघेलखंड वगैरह के जो पठार है इधर, ये बेल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जनजातियाँ यही मोस्ट सभी जनजाति मूलतः यहीं पाई जाती है। तो अपन को एक मैप में थोड़ा सा मेंशन कर लेना ताकि आपको समझ में आसानी हो। तो डिस्कस करते हैं भील जनजाति के बारे में अपन। तो भील जनजाति जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। अब भील जनजाति के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इनका क्षेत्र कौन सा है, मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ पहले। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, और ये राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। अब भील जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसकी उपजातियों के मुख्य रूप से भीलाला, बरेला, पटलिया, रथियास और बेगास, ये इसकी उपजातियां हैं। भीलाला, बरेला, पटियाला, रथियास और बेगास। इसकी एक ट्रिक बना के भी आप याद रख सकते हो। वो ट्रिक आप अपने अपने हिसाब से बनाओगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अब इनके पर्व और त्योहार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो भील जनजाति का बहुत ही फेमस एक पर्व त्योहार है, एक फेस्टिवल है इनका भगोरिया, जो कि होली के आसपास मनाया जाता है। इसे प्रणय पर्व कहा जाता है। ये अपन को याद रखना है कि भगोरिया पर्व भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा ये दो त्योहार और मेंशन करके चलावनी और जात्रा त्योहार भी भील जनजाति द्वारा ही मनाया जाता है। अब विवाह की अगर बात करें अपन, विवाह पद्धति गोल गधेड़ो, परीक्षा विवाह और अपहरण विवाह इनमें प्रमुख रूप से प्रचलित है। अब गोल गधेड़ो विवाह क्या होता है कि इसमें लड़कियां जो है गोला बना के खड़ी रहती है और उसमें से लड़के को भाग के पेड़ पे चढ़ना रहता है। जो सबसे पहले चढ़ जाता है उसका विवाह इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है गोल गधेड़ो विवाह में। परीक्षा विवाह है, अपहरण विवाह में लड़की का अपहरण करके ले जाया जाता है और विवाह कर लिया जाता है, तो ये अपहरण विवाह हो गया। अब नृत्य की अगर बात करें
तो यहाँ पे भगोरिया त्योहार होता है, भगोरिया त्योहार पे ही भगोरिया नृत्य भी किया जाता है। एक डोहा नृत्य भी भील जनजाति करती है। एक बड़वा, घूमर और गोरी, ये प्रमुख नृत्य जो है भील जनजाति के हैं। इसके बाद बात करें देवी और देवता इनके कौन से हैं, तो ये मुख्य रूप से राजपंथा देवता को मानते हैं। इनके जो राजपंथा देवता की ही पूजा करते हैं। इसके बाद खान पान अगर इनकी डिस्कस करें अपन, तो ये मक्का खाना पसंद करते हैं। मतलब मक्का जो फसल होती है खेती करके मक्का खाना पसंद करते हैं। वो ताड़ी पीना पसंद करते हैं, ये पेय पदार्थ होता है इनका जनजातियों में, तो ये ताड़ी पीना भी पसंद करते हैं। अब इनके इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स है लास्ट में, उसके बारे में मैंने मेंशन कर रखा है कि ये जो कृषि करते हैं वो किस प्रकार की कृषि करते हैं। तो चिमाता प्रकार की कृषि करती है, और चिमाता प्रकार को ही झूठी और दाजिया प्रकार की कृषि भी कहा जाता है। इनके जो मकान रहते हैं उसे कू कहा जाता है। ये आपको फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे, इसका और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो ये जो मकान की श्रृंखला है कू, और इसी भील जनजाति के ऊपर एक मूवी भी शूट हुई है जिसे फैसला मूवी कहा जाता है। फैसला मूवी जो है वो भील जनजाति के ऊपर ही मुख्य रूप से बनी है। अब एक और लिख रखा है कि जो तड़वी भील रहते हैं, मतलब जब इस्लाम धर्म आया था तो इनके ऊपर बहुत ही फोर्स किया गया था। तो इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले भील कौन से हैं, तो भी याद रखना है आपको। तड़वी भील जो है इस्लाम धर्म ग्रहण करने वाले भील थे, और इनके जो निवास स्थान रहते हैं उसे फालिया कहा जाता है। भील जनजाति की एक बहुत ही फेमस चित्रकारी है, एक बहुत अच्छी आर्ट है इनकी, पिथोरा आर्ट, जो कि वर्ल्ड में और इंडिया में पूरे में फेमस है। और इसके मुख्य रूप से जो ये पिथोरा आर्ट है ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और इसके जो कलाकार थे पेमा भत्या थे। पेमा भत्या का हाल ही में निधन भी हुआ है। तो ये पिथोरा कलाकृति के सर्वश्रेष्ठ कलाकार जो थे पेमा भत्या थे, ये आपको याद रखना है। भील जनजाति के सारे फैक्ट्स मैंने एक अलग अलग डिवाइडेशन करके आपको समझाया है। इसके बाद अपन नेक्स्ट ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो जनजाति है वो गोंड जनजाति है। ये गोंड जनजाति के बारे में एक फैक्ट है कि भारत में पूरे देश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति गोंड जनजाति है, और एमपी में द्वितीय नंबर पे पाई जाती है ये जनजाति। मतलब सर्वाधिक संख्या के मामले में द्वितीय स्थान है एमपी में इसका। अब इसके क्षेत्र अपन बात करते हैं, तो ये मंडला जनजाति का क्षेत्र इस बेल्ट में है। मैंने अभी आपको बताया था गोंड जनजाति का क्षेत्र इस बेल्ट में, मंडला बालाघाट वाले में। तो अपन इसमें डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है गोंड जनजाति में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और विंध्य और सतपुड़ा दोनों के बीच में जो है मुख्य रूप से गोंड जनजाति का विस्तार पाया जाता है। ये आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। अब इनका उपजातियों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उपजातियां इनकी मुख्य रूप से व्यवसाय के आधार पर 5 भाग में डिवाइड कर रखा है। तो अपन पांचों भाग देखते हैं इनके पांचों उपजातियां। तो इनमें कोयला भूतूस, प्रधान, ओझा, अगरिया, नगारची और सोलाहस, ये मुख्य रूप से इनके व्यवसाय के आधार पे 6 भागों, सॉरी 5 नहीं छोड़ी 6 भागों में इनको विभाजित किया गया। कोयला भूतूस और प्रधान जो रहते हैं वो मुख्य रूप से क्या काम रहते हैं, पूजा पाठ करने वाले रहते हैं। और ओझा जो रहते हैं वो झाड़ फूक करने वाले थे। अगरिया जो है वो प्रमुख रूप से जो लोहे का काम करते हैं। अगरिया जनजाति में अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये गोंड की उपजाति है तो इसमें भी बता देता हूँ कि लोहे का काम करते हैं। ये नगारची और एक सोलाहस, ये सोलाहस जो है बड़ेगिरी का काम करते हैं। इसके अलावा इनके अगर उपजातियां डायरेक्टली बात करें तो राजगोंड और धूरगोंड 2 जनजाति उपजातियां इनकी प्रमुख रूप से हैं। जो राजगोंड होते हैं, राजगोंड वो होते हैं जो मुख्य रूप से राजा का रोल निभाते हैं, मतलब ये राजा रहते हैं। और धूरगोंड वो रहते हैं जो आम प्रजा रहती है, उन्हें धूरगोंड कहा जाता है। ये धूरगोंड जो है मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद से अपन डिस्कस करते हैं कि पर्व और त्योहार की। तो गोंड जनजाति में बिदरी, बकपंथी, हरडीली, मड़ई, छेड़ता, जवारा, ये इनके मुख्य रूप से पर्व और त्योहार है। ये भी आपको एक ट्रिक बना के याद रखना पड़ेगी, तो ही आपको ये याद रहेंगे। मैंने आपको एक बहुत ही छोटे चार्ट में सारी जनजातियां पूरी डिटेल में सारे फैक्ट्स के साथ समझा रहा हूँ। ये आपको चार्ट अच्छे से नोट्स में बना लेना है, और उसके अलावा कुछ फैक्ट्स में अगर अलग से बोल रहा हूँ तो फैक्ट आपको अपनी नोट्स में साथ साथ में मेंशन करते जाना है। तो बिदरी, बकपंथी, हरडीली, मड़ई, छेड़ता, जवारा, ये इनके मुख्य रूप से पर्व और त्योहार है। और इनका मड़ई जो है ये प्रमुख मेला है जो कि मंडला जिले में हर साल आयोजित होता है। मड़ई त्योहार आपको याद रखना है कि मड़ई प्रमुख मेला गोंड जनजाति का है, क्योंकि मंडला डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन होता है। अब इसके बाद इनके विवाह की पद्धति देखते हैं। तो चढ़ विवाह इसमें प्रचलित है, लंब सेना विवाह, पटवनी विवाह, दूध लोटावा विवाह और सेवा विवाह। और सेवा विवाह में जो व्यक्ति दूल्हा रहता है
उसको इसमें लामानाई कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें एक घोटुल प्रथा भी प्रचलित है। घोटुल प्रथा मूलतः मुड़िया जनजाति की है। अब घोटुल प्रथा के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आजकल प्रेजेंट में अगर देखा जाए घोटुल प्रथा को लिव इन कहा जाता है, तो वही लिव इन वाला सिस्टम इसमें घोटुल प्रथा में है। तो ये घोटुल प्रथा कौन सी जनजाति में पाई जाती है? गोंड और मुड़िया जनजाति में। मूलतः मुड़िया जनजाति की प्रथा है। और इनके नृत्य डांसेस की अगर बात करें अपन, तो कर्मा, शेला, भडोनी, दीवानी, सुआ, सजनी आदि नृत्य, और रीना और गोंचो, ये दो नृत्य भी इसको याद रखना, अलग से मेंशन कर रखे हैं। कर्मा, शेला, भटोनी, दीवानी, सुआ, सजनी, रीना, गोंचो आदि नृत्य जो है गोंड जनजाति में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर देवी देवता की इनकी बात करें, तो ये मुख्य रूप से बड़ा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव की पूजा करते हैं, इन्हीं को अपना देवता मानते हैं। और ये खान पान अगर बात करें इनका, कोदो का भात और पेज पीना। अब कोदो का भात क्या होता है? जो बड़े अनाज रहते हैं जैसे मक्का, बाजरा, उनका ये भात बना के खाते हैं, तो उसी कोदो का भात कहा जाता है। और पेज पीना, ये वही जैसे ताड़ी पीना, ऐसे ही इनका भी पेय पदार्थ पेज होता है, इसे सेवन करते हैं। अब अन्य तथ्य में अगर बात करें, तो कृषि है, बारी और व्यवहार। बारी व्यवहार मतलब वही झूम कृषि करते हैं। और ये जो गोंड जनजाति की महिला, इन्हें गहनों का बहुत शौक है, बहुत गहने धारण करके रखती है, बहुत गहने पहनती है। पूजनीय वृक्ष पीपल को मानते हैं और उपासनाएं नाग की करते हैं। और जब कोई व्यक्ति इसमें मर जाता है, तो अंतिम संस्कार के समय खेहुल फाटा गीत गाया जाता है। जब अंतिम संस्कार होता है मृत्यु के बाद, तो खेहुल फाटा गीत जो है गोंड जनजाति के व्यक्तियों द्वारा गाया जाता है। अब नेक्स्ट जनजाति के बारे में डिस्कस करेंगे, बेगा जनजाति। मध्य प्रदेश की 3 जनजातियां जो विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उसमें से बेगा, सहरिया और भारिया, ये तीनों विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो कि मैंने चार्ट पे मेंशन कर रखा है। अब बेगा जनजाति को माना जाता है कि ये गोंड जनजाति की ही उपजाति है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। तो इसका प्रमुख रूप से क्षेत्र है मंडला बालाघाट में पाई जाती है। उसके अलावा सीधी शहडोल, मतलब इस पार्ट में भी ये पाई जाती है, और आंशिक रूप से सीधी शहडोल, बाकी ज्यादातर ये मंडला बालाघाट में बेगा जनजाति पाई जाती है। अब बेगा जनजातियों की उपजातियों की अगर बात करें, तो नरोतिया, भरोतिया, रेमेना और कठमेना, ये बेगा जनजातियों की उपजातियां हैं प्रमुख, जो आपको याद रखना है। नरोतिया, भरोतिया, रेमेना और कठमेना बेगा जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं। अब इनके पर्व और त्योहार की बात करते हैं, तो सुअर बजी समारोह, प्रत्येक 12 महीने में सुअर बजी समारोह का आयोजन होता है बेगा जनजाति के क्षेत्र में, बेगा जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक 9 वर्ष में शहद पीने का पर्व भी आयोजित करते हैं, जो कि एक इनके अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। तो शहद पीने का पर्व प्रत्येक 9 वर्ष में बेगा जनजाति के लोगों द्वारा आयोजित किया जाता है। अब विवाह पद्धति की बात करें, तो इसमें लगभग गोंड जनजाति की उपजाति है, तो गोंड से मिलते हुए ही विवाह पद्धतियां भी हैं इनकी। तो लम झेना विवाह, लम सेना विवाह और लामिया विवाह, ये मुख्य रूप से बेगा जनजाति में विवाह पद्धतियां पाई जाती हैं। अब डिस्कस करते हैं अपन नृत्य के बारे में। तो मोस्टली नृत्य गोंड जनजाति वाले ही बेगा जनजाति में भी है। कर्मा, शेला, रीना, परधोनी, डांडरिया। परधोनी जो नृत्य है वो बारात जब आती है, तो बारात के समय परधोनी नृत्य किया जाता है। उसके अलावा बिलमा, डांडरिया को ही जो नृत्य है वो विजयादशमी के अवसर पर किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये नृत्य हो गए। अब देवी देवता की बात करते हैं, तो वही पूरा गोंड जनजाति वाला ही सिस्टम है। बूढ़ा देव इनके पूजनीय देवता है, जो कि साज वृक्ष के नीचे निवास करते हैं, तो इसलिए साज वृक्ष को ये पूजनीय मानते हैं। अब इसमें जो खान पान है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, कि ये बासी भोजन का सेवन करते हैं। अब बासी भोजन किस प्रकार से सेवन करते हैं, कि जब मॉर्निंग सुबह का समय रहता है तब बासी भोजन, और दिन का जब समय रहता है तब पेज पीना पसंद करते हैं। पेज यही जो जनजाति गोंड जनजाति में पिया जाता था, वही पेज की बात यहाँ भी हो रही है। और जब सोते हैं, मतलब नाइट का समय रहता है, तब बियारी पीना पसंद करते हैं। और ये इनका अलग ही खान पान रहता है पूरा। तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि बासी भोजन का सेवन करते हैं, सुबह के समय बासी, दिन के समय पेज का सेवन करते हैं, और रात के समय बियारी का सेवन करते हैं। अब इसके फैक्ट्स देख लेते हैं अपन, जो लास्ट में है कि किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो वही व्यवहार पोंडू कृषि इनके द्वारा भी की जाती है। और इस कृषि पद्धति में एक पौधा प्रथा प्रचलित है। पौधा प्रथा में क्या किया जाता है कि जो बेगा जनजाति है उसमें कृषकों द्वारा बेलों का आदान प्रदान किया जाता है, तो उसे ही पौधा प्रथा कहा जाता है। और गोंड, ये जो बेगा जनजाति की महिलाएं हैं, ये आपको याद रखना, गुदना जो गुदाती है वो मुख्य रूप से
पूरे शरीर पे बेगा जनजाति की महिलाएं अपने गुदना गुदवाती है। और इसी बेगा जनजाति पे बेरियन एल्विन द्वारा द बेगास नामक बुक भी लिखी गई है। तो ये आपको याद रखना है। बेगा जनजाति के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जनजाति अपन लेते हैं सहरिया। सहरिया जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है, जो कि इस बेल्ट में ग्वालियर, शिवपुरी और इस बेल्ट में पाई जाती है। ऊपर मतलब उत्तरी क्षेत्र में मध्य प्रदेश के सहरिया प्रमुख रूप से पाई जाती है। मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में मूल स्थान इनका शाहाबाद कोटा से आए हैं, मतलब कोटा राजस्थान की मूल जनजाति है ये सहरिया। और कुछ इनका भाग जो है यहाँ पे मध्य भारत के पठारी क्षेत्र में आके बस गया है। तो अपन सहरिया जनजाति के बारे में, इसकी उपजातियों की अगर बात करें तो इनकी उपजातियों में अपन को याद यही रखना है कि जो सहरिया है वो अपने आप को भीलों का छोटा भाई मानते हैं। तो ये भील जनजाति की एक उपजाति के रूप में इसको देख सकते हैं अपन। और अब सीधे अपन बात करते हैं इनकी पर्व, त्योहार और विवाह। अपन को याद रखने की जरूरत नहीं है, इतने नहीं पूछे गए हैं। नृत्य की अगर बात करें तो दुलदुल घोड़ी और लहंगी नृत्य जो है मुख्य रूप से सहरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। दुलदुल घोड़ी और लहंगी नृत्य ये प्रमुख नृत्य है जो कि सहरिया जनजाति द्वारा। दुलदुल घोड़ी नृत्य जो है वो विवाह के समय किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देवी देवता की बात करें तो ये सहरिया जनजाति जो है एक तरह से सीता, दुर्गा और भैरव, मतलब हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। तो सीता, दुर्गा और भैरव को की मुख्य रूप से पूजा करते हैं। अब खान पान की अगर बात करें तो ये जनजाति जो है बहुत ही आलसी जनजाति है, मतलब कुछ भी काम नहीं करते, निठल्ले बैठे रहते हैं एक तरह से देखा जाए तो आलसी जनजाति है प्रमुख रूप से। और ये शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, कुछ भी काम वाम नहीं करते, शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, इसलिए सहरिया जनजाति को आलसी जनजाति कहा जाता है। और मकान और श्रृंखला, मकान जो एक श्रृंखला में बना के रहते हैं एक लाइन से, उसे सहराना कहते हैं। और इस सहराना का प्रमुख जो है, जैसे गांव में अपन देखते कई मोहल्लों में एक मोहल्ला रहता है, उसका एक प्रमुख रहता है पटेल वगैरह, इसी प्रकार यहाँ पे भी एक सहराना है, उसका प्रमुख पटेल रहता है। और ये सहरिया की एक खासियत है ये कि जो सहरिया जनजाति जंगलों में पाई जाती है, ये जड़ी बूटियों के मामले में सिद्ध हस्त होते हैं, मतलब ख्याति प्राप्त है। जड़ी बूटियों की पहचान करने में इनको अच्छे से पता होता है कि कौन सी जड़ी बूटी किस प्रकार उपयोग में लाई जाती है। तो जड़ी बूटियों की पहचान करने में सिद्धहस्त होते हैं। और सहरिया जनजाति संग्रहालय जो है सोपुर में बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। यह फैक्ट कामदेव का है कि सोपुर में जो है सहरिया जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। तो इस प्रकार सहरिया जनजाति के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट जो जनजाति आई है हमारी भारिया जनजाति। दो विशेष पिछड़ी जनजाति हमने पढ़ ली है, बेगा और सहरिया। उसके बाद जो भारिया जनजाति, ये विशेष पिछड़ी जनजाति और आज भी मतलब आदि मानव जैसे ही निवास करते हैं। इनकी स्थिति में निरंतर मतलब सुधार अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आज भी आप इनको देखोगे तो जंगली अवस्था में पाए जाते हैं। तो जंगलियों की भी जंगली इसलिए इन्हें कहा जाता है कि भारिया जनजाति को जंगलियों की भी जंगली कहा जाता है। इसका यही कारण है कि बहुत ही जो छिंदवाड़ा का क्षेत्र है, आपने सुना ही होगा, छिंदवाड़ा के तामिया तहसील में पातालकोट नामक स्थान है जो कि गहरी खाई है। और उस पातालकोट के निवास, पातालकोट में ही भारिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है और आज भी आदि मानव की तरह ही जिंदगी जीवन यापन करते हैं। अब इसके प्रमुख रूप से अपन बात करते हैं विवाह पद्धति कौन सी है। तो जो भारिया जनजाति है इनमें दूध लोटावा विवाह चलता है। मंगनी, लमसेना, राजीबाजी विवाह प्रमुख रूप से भारिया जनजाति में प्रचलित है। अब इनके नृत्य की बात करते हैं अपन, तो नृत्य यहाँ पे भड़म, शेतम, कर्मा और सेला नृत्य प्रमुख रूप से भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और इनके जो प्रमुख पूजनीय देवता होते हैं वो राजा कर्णदेव है। ये राजा कर्णदेव को विशेष रूप से पूजते हैं। और खान पान की बात करें तो ये वर्षा ऋतु में आम और महुआ जो जिससे आजकल शराब बनाई जाती है, उनके जो बीज रहते हैं उनके बीज की रोटियां बना के खाते हैं, क्योंकि उस टाइम इनके पास खाने का कुछ रहता नहीं है वर्षा के समय में। तो आम और महुआ के बीजों की रोटी बना के खाते हैं। तो आज भी आदिम अवस्था में अपना जीवन यापन करते हैं। घास फूस और लकड़ी के मकानों में रहते हैं। इनके मकानों को जो ढाना कहते हैं, जो घास फूस और लकड़ी से बने हुए रहते हैं उनको ढाना कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इनमें चूड़ी प्रथा प्रचलित है। और जो भारिया जनजाति द्वारा एक बोली बोली जाती है, इनकी अलग बोली होती है, उसे भरनोटी बोली कहा जाता है। तो भारिया जनजाति के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट जो हमारी जनजाति है वो कोल जनजाति है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश में तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है, जिसका विस्तार जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल प्रमुख जिलों में है। और मूल स्थान इनका रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र में है। बर्दी राजा तहसील कुराली क्षेत्र में इनका मूल निवास है कोल जनजाति का।
और इनकी उपजातियां बात करें तो रोहिया और रोतेला प्रमुख रूप से इनकी उपजातियां हैं। कोल जनजाति की उपजातियां रोहिला और रोतेला, ये प्रमुख रूप से आपको याद रखना है। इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इनमें नृत्य कौन से प्रचलित है। तो कोल जनजाति में जो है दहका नृत्य जो कि संगीत के साथ किया जाता है, ये कोल जनजाति में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। ये अपने देवी देवता की बात करें तो शबरी को अपनी माँ मानते हैं, शबरी की पूजा भी करते हैं। इसके अलावा अपन इनकी बात करते हैं तो इनकी जो पंचायत होती है उसकी जो कोल जनजाति की पंचायत होती है उस पंचायत का नाम गोहिया, इसे गोहिया कहा जाता है। गोहिया का प्रमुख जो है चौधरी होता है और गांव या शहर के पास ये मोहल्ला बना के रहते हैं और उसी मोहल्ला को टोला कहते हैं। मतलब कोई गांव या शहर है उसके पास अलग से मोहल्ला बना के रहते हैं और उस मोहल्ले का नाम जो है टोला होता है, ये आपको याद रखना है। थोड़े विचित्र या डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं लेकिन जनजातियों के बारे में अपन को सारे फैक्ट्स ऐसे ही मिलेंगे, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कोरकू जनजाति। ये कोरकू जनजाति जो है मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र मतलब सतपुड़ा का बेल्ट में कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट की अगर बात कर लेते हैं अपन तो होशंगाबाद, हरदा, बैतूल और खंडवा जिलों में कोरकू जनजाति का मुख्य रूप से विस्तार है। मतलब दक्षिणी क्षेत्र में एक तो पूर्वी निमाड़, ये पूर्वी निमाड़ और ये होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, इन जिलों में जो है कोरकू जनजाति का प्रमुख रूप से विस्तार है। अब इनकी बात करते हैं अपन उपजातियां की। तो कोरकू की उपजातियां रूमा, दुलारिया, पटरिया, नहाला, बोगई, मोवासिर, बवारी और बोडया, ये प्रमुख रूप से इनकी उपजातियां हैं। थोड़ी सी डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं थोड़े से इसमें, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा है रूमा, दुलारिया, पटरिया, नहाला, बोवाई, मोवासिर, बवारी, बोडया, ये प्रमुख रूप से कोरकू जनजाति की उपजातियां हैं। अभी इनके पर्व और त्योहार यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं। उसके अलावा अपन डिस्कस करते हैं डायरेक्ट विवाह की। तो राजी बाजी विवाह इनमें प्रचलित है। हट विवाह यहाँ पे, विधवा विवाह, लमझना विवाह, चिथोड़ा विवाह और घर दामाद विवाह कोरकू जनजाति में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये विवाह मतलब लगभग सारी जनजातियों में मिलते जुलते ही हैं। तो ये आपको अलग से जो जनजाति में विवाह पद्धति कोई अलग याद आती है तो अलग आ जाती है, तो आपको याद रखना है राजी बाजी, हट विवाह, विधवा, लमझना, चिथोड़ा और घर दामाद विवाह प्रमुख रूप से प्रचलित है। अब नृत्य की बात करते हैं तो चटकोरा नृत्य करते हैं, गदरी नृत्य करते हैं, थतैया नृत्य करते हैं। ये आपको याद रखना है नृत्य। 3 नृत्य प्रमुख रूप से कोरकू जनजाति में याद रखना है, चटकोरा नृत्य, थतैया नृत्य और उसके अलावा गदरी नृत्य। एक और कोरकू जनजाति के बारे में फैक्ट है कि खम्ब स्वांग नाटक जो है वो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि खम्ब स्वांग जो नृत्य है, नाटक है सॉरी, वो कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इनके देवी देवता के बारे में। तो कोरकू जनजाति के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू धर्म के देवी देवता को ही मानते हैं। तो हिंदू धर्म के प्रमुख देवी देवता चंद्रमा महादेव, इनकी ये पूजा करते हैं। इसके अलावा कोरकू जनजाति के लोग मेघनाथ को भी अपना देवता मानते हैं। उसके अलावा डोंगर और भटुआ इनके मुख्य देवता है। डोंगर भटुआ आपको याद रखना है, अलग से कुछ नेम आए हैं तो डोंगर भटुआ कोरकू जनजाति के मुख्य देवता हैं। अब खान पान अगर बात करते हैं, मोटे अनाज खाना पसंद करते हैं, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया। और इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में डिस्कस करते हैं। इनकी जो जब मृतक दफनाने की प्रथा जो है कोरकू जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, वो इस प्रथा को सिडोली प्रथा कहा जाता है। और मृतक को दफनाने के बाद वहाँ पे एक लकड़ी का स्तंभ बनाया जाता है, उस लकड़ी के स्तंभ को क्या कहते हैं, मांडा, ये आपको याद रखना है। और इस कोरकू जनजाति का जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी ट्राइब्स है, जनजाति है जिसने मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का सर्वाधिक लाभ उठाया है, तो कोरकू जनजाति के लोगों द्वारा शिक्षित होने के कारण सर्वाधिक लाभ शासकीय योजनाओं का कोरकू जनजाति के लोगों ने उठाया है। तो ये आपको कोरकू जनजाति में फैक्ट याद रखना है। अब कोरकू के बाद अपन बात करते हैं अगरिया। अपन अगरिया बात करी थी, गोंड जनजाति की ही उपजाति है। तो इनका प्रमुख रूप से विस्तार सीधी, शहडोल, मंडला जिले में है। ये आपको याद रखना है कि सीधी, शहडोल, मंडला जिले में अगरिया जनजाति निवास करती है। और ये मंडला में अगरिया यहाँ देखा था अपन ने कि गोंड का ही भाग है, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में गोंडों की शाखा लिख रखा है और प्रमुख रूप से इनका व्यवसाय जो है लोहे के औजार निर्मित करते हैं। जो लोहा रहता है उसको गलाया जाता है, उसके औजार निर्मित करने का काम अगरिया जनजाति द्वारा किया जाता है। इनके प्रमुख देवता की बात करें तो लोहासुर देवता इनके प्रमुख देवता हैं, जो कि धधकती हुई भट्टी में जब लोहे को गलाया जाता है
तो उसी को अपना देवता मानते हैं लोहासुर को। और इनके खान पान की बात करें तो सुअर जो रहता है उसके मांस को खाना ये पसंद करते हैं। इनकी बलि प्रथा प्रचलित है। बलि प्रथा काली मुर्गी की बलि दी जाती है प्रमुख त्योहारों पर। और उड़द की दाल को ये शुभ मानते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि उड़द की दाल को शुभ कौन सी जनजाति द्वारा माना जाता है। तो अगरिया जनजाति आपको याद रखना है कि अगरिया जनजाति उड़द की दाल को शुभ मानती है। अब नेक्स्ट जनजाति अपन डिस्कस करें पनिका जनजाति। सीधी और शहडोल मूल स्थान इनका छत्तीसगढ़ के विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पनिका है और आंशिक रूप से सीधी शहडोल क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसलिए अपन को इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये कबीरपंथी लोग होते हैं, मतलब कबीर दास जो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए इन्हें कबीरपंथी कहा जाता है। और ये बुनकर जनजाति है, मतलब पारंपरिक कपड़ों को बुनने का काम पनिका जनजाति द्वारा किया जाता है, इसलिए इन्हें बुनकर भी कहा जाता है। और ये प्रमुख रूप से इंद्र, हनुमान, सूर्य, बूढ़ी माता, मरी माता की पूजा करते हैं। ये इनके प्रमुख देव होते हैं। तो आपको याद रखना है इंद्र, हनुमान, सूर्य, बूढ़ी माता, मरी माता इनके प्रमुख रूप से देवता है। और ये खान पान अगर डिस्कस करते हैं तो मांस और मदिरा खाना पसंद करते हैं। मांस खाना पसंद करते हैं, मदिरा पीना का मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये सारी जनजातियों में अभी तक ऐसा फैक्ट नहीं आया था कि ये मांस मदिरा का सेवन नहीं करते कोई सा पेय, लेकिन ये यहाँ पे आया है कि जो पनिका जनजाति है वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, आपको याद रखना है। थोड़ा मेंशन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इसको। अब इसके बाद अपन एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो सबसे पहले कपड़े बुनने का कार्य किसी जनजाति ने किया था तो वो जनजाति पनिका जनजाति थी। सबसे पहले कपड़े बुनने का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया था। अपन डिस्कस करते हैं खेरवाड़ जनजाति के बारे में। खेरवाड़ जनजाति जो है, आपने MP फॉरेस्ट पढ़ा हुआ तो उसमें भी आया हुआ खेरवाड़ जनजाति का काम क्या रहता है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये मुख्य रूप से उमरिया, अनूपपुर, सीधी, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। मतलब इस बेल्ट में खेरवाड़ जनजाति का प्रमुख रूप से विस्तार है। अब खेरवाड़ जनजाति का मूल स्थान जो है वो खरियागढ़ कैमूर श्रेणी है। ये विंध्य पर्वत श्रेणी की कैमूर श्रेणी यहाँ पे खरियागढ़ है। ये खेरवाड़ जनजाति का मूल स्थान है और इनको खेरुआ कहा जाता है। खेरुआ किस लिए कहा जाता है कि ये जो खेर वृक्ष है उससे कत्था निकालने का काम करते हैं, इसलिए खेरवाड़ जनजाति के लोगों को खेरुआ कहा जाता है। ये फैक्ट आपको इसमें याद रखना है थोड़ा सा। और पन्ना छतरपुर के कोंदार नाम से जाना जाता है। मतलब पन्ना छतरपुर का जो डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है यहाँ पे खेरवाड़ जनजाति आंशिक रूप से पाई जाती है, तो वहाँ पे कोंदार कहा जाता है इनको। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये अपन ने पढ़ी लिया खेर वृक्ष से कत्था निकालने का काम खेरवाड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। अब लास्ट जो जनजाति हमारी बची है पारधी जनजाति। इतना विस्तार नहीं है लेकिन पारधी जनजाति कुछ फैक्ट इसके बारे में इसलिए अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भोपाल, रायसेन, सीहोर, मतलब ये जो बेल्ट है इसमें मुख्य रूप से ये जनजाति पाई जाती है पारधी। और ये पारधी जनजाति है, ये बहेलिया श्रेणी की जनजाति है, इसे बहेलिया श्रेणी की जनजाति कहा जाता है। इनका व्यवसाय है आखेट करना, मतलब जो बंदर और वन्य जीव रहते हैं उनका शिकार करते हैं और मांस खाते हैं। इसलिए अपन को याद रखना है कि पारधी जनजाति बहेलिया श्रेणी की जनजाति है जो कि बंदरों का शिकार करके उनके मांस का सेवन करते हैं। उसके बाद जो प्रमुख जनजातियां, अपन ने सारी जनजातियां डिस्कस करी है और कुछ फैक्ट्स जो आपको याद रखना है मैं नोट्स में मेंशन करना मैं बोल रहा हूँ आपको कि उसके अलावा यहाँ पे सौर जनजाति भी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। सौर जनजाति जो सागर और दमोह में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा हलवा जनजाति भी पाई जाती है। हलवा जनजाति है जो कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। एक और जनजाति है उराव, जो कि दक्षिण भारत मतलब साउथ इंडिया की जनजाति है। उराव जनजाति, इसका विस्तार आंशिक रूप से सीधी, शहडोल और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और उराव जनजाति की बोली को क्या कहा जाता है, पुरहुत, मतलब पुरुरुत बोली उराव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। और जो उराव जनजाति का नृत्य है उसके बारे में क्वेश्चन बना हुआ है ऑलरेडी, तो सरहुल नृत्य जो है उराव जनजाति द्वारा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब डिस्कस करते हैं अपन लास्ट जनजाति जो कि MPPSC में 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मूड़िया जनजाति के बारे में पूछा गया है कि मूड़िया जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ की जनजाति है। ये इसका विस्तार MP के इस बेल्ट के पास में, इसलिए इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं और क्वेश्चन बने भी है। तो मूड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ की जनजाति है और इस मूड़िया जनजाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मूड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ की जनजाति है और इसके द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो आपको याद रखना है कि कौन सा, गौर नृत्य। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि गौर नृत्य कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है, तो मूड़िया जनजाति का।
तो हमने डिस्कस कर लिया है जनजातियों का सारा टॉपिक आज अपन ने कवर किया है। इसके अलावा अगर कुछ फैक्ट्स है तो आप उनको जो अपने आपके पास कोई नोटबुक हो, मैंने सारी जनजातियों का वीडियो बनाने का जो मेन मोटो था वो ये था कि सारी जनजातियाँ एक पेरा में पढ़ते तो याद नहीं रहती है, इसलिए मैंने उनको सारे को अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाया है, ताकि जनजातियाँ आपको इस वीडियो से सारे फैक्ट्स कवर हो सके। और मैंने ट्राई किया है कि सारे फैक्ट्स इसमें कवर हो, और मोस्टली सारे फैक्ट्स मैंने कवर करवा दिए। अब इसके बाद जो जनजातियों के बारे में आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो इनके लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं कौन सी है, मतलब जैसे कि बेगा के लिए बेगाचक क्षेत्र आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार कई जनजातियां यहाँ पे जनजातियों के लिए योजनाएं सरकार द्वारा समय समय पर बनाई जाती है। तो जनजातियों के लिए योजनाएं आपको अलग से पढ़ने की जरूरत होगी। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स रहते सामान्य जानकारी, वो आपको पढ़ने की जरूरत रहेगी। तो आप नोटबुक से या फिर मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आप डाउनलोड करके नोट्स PDF फाइल डाउनलोड करके भी आप जो है इनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो उससे पढ़ के आप आराम से कवर कर लोगे। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो अपन डिस्कस हमारा जो रिवर्स वाला नेक्स्ट वीडियो बच रहा है उसको अपन नेक्स्ट में देखेंगे। जो अगला वीडियो है रिवर्स के ऊपर ही बना देंगे, उसमें सारी परियोजना वगैरह भी डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमने शेड्यूल ट्राइब्स जो MP में जितनी भी है उसके बारे में डिस्कस किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल। जय हिंद।